हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन से हम लोग को शुरुआत करनी है और आप लोग को मैं एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। आज हम लोग बस जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे और मैं कुछ बातें बताऊंगा जो आप लोग को याद करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अगली वीडियो में कि सर हमने ये चीज़ जो है वो याद कर ली है। ठीक है, चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है आप लोगों का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है आपका चैप्टर। तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले एटम और मॉलिक्यूल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का जो थीम है वो एटम और मॉलिक्यूल ही है। तो सबसे पहले एटम के बारे में जानो। देखो, एटम क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है? एटम कहलाती है। जैसे आप लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है। सेल से मिलके क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। देन ऑर्गेनिज्म बनता है ना। तो सबसे बेसिक जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनेगा, उसके बाद फिर सब्सटेंस बनेगा। बात क्लियर है यहाँ पे? अब एटम के अंदर भी देखो, एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल होते हैं जिसे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। अब इसी यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए तो याद रखना, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। ये एटम का स्ट्रक्चर हो गया आपका। ठीक है, अब कोई भी मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? जब बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? ये मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, हमें चैप्टर में जो मेन टॉपिक है वो एटम है और मॉलिक्यूल वगैरह भी हमारा टॉपिक है, लेकिन हमें उतना अभी डीप में नहीं जाना है। अभी मैं बेसिक्स लेके चल रहा हूँ। यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर है देन आगे प्रोसीड करा जाए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जब भाई बात केमिस्ट्री की आ रही है ना, तो केमिस्ट्री में हमें यहाँ पे ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम लोग दो सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं तो दोनों सब्सटेंसेस को आपस में मिलाने की वजह से क्या होता है? एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है। तभी तो केमिकल चेंज कहलाएगा, अदरवाइज वो तो फिजिकल चेंज है। और जो भी केमिकल चेंज होता है उसको आप लोग रिवर्स नहीं कर सकते हो। जैसे अगर दूध आपके पास है, दूध से आपने दही बना लिया, ठीक है, तो दही बनाने के बाद आप दोबारा दूध नहीं बना पाओगे, तो ये केमिकल चेंज है। लोहे के ऊपर अगर जंग लग जाती है तो ये भी एक केमिकल चेंज है। बात क्लियर है ना। फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, उसको आप लोग दोबारा रिवर्स कर सकते हो। इज इट क्लियर? चलो, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि केमिकल चेंज वो होते हैं जब दो चीजें आपस में मिलती हैं। अब जब दो चीजें आपस में मिली हैं तो वहां पे या तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा या तो एनर्जी रिलीज होगी। दोनों में से कोई काम भी हो सकता है। ठीक है, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन ये जनरल चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब जब दो चीजें आपस में कंबाइन होती है तो उसमें लॉज भी लगते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें सबसे पहला हमारा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ क्या कहता है? पहले आप लोग डेफिनेशन देख लीजिए। तो डेफिनेशन इसकी कहती है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed in a chemical reaction। ठीक है,
ये लॉ हमारा कहता है कि मास को ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपके पास यहाँ पर पानी है, ठीक है, यहाँ तक भरा है, आपने इसके अंदर चीनी डाल दी, चीनी डालने की वजह से मान लीजिए लेवल यहाँ तक अप हो गया, ठीक है, आप इसको हीट करते जा रहे हो, हीट करते जा रहे हो, तो उसके बाद आप देखते हो लेवल यहाँ पे कम हो गया। अब लेवल यहाँ तक था अभी तक, है ना, जैसे ही आप लोग हीट करते गए लेवल यहाँ तक आ गया। अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे तो पहले इतना मास था, ज़्यादा था, अब तो ये कम हो गया, ठीक है, पानी पहले ज़्यादा था अब कम हो गया। तो बेटा यहाँ पानी कम नहीं हुआ, उसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, अब वो वेपर फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अगर आप इस सारे वेपर को कंडेंस कर लोगे तो वो दोबारा उसी लेवल के बराबर हो जाएगा। तो वो अपना फेस चेंज करता है, कभी खत्म नहीं हो सकता, ना ही कभी किसी चीज को आप लोग बना सकते हो, ना ही कभी किसी चीज को खत्म कर सकते हो। अगर एग्जांपल दूं तो आप लोग ईंट देखो, ईंट आप लोगों ने देखी होगी, ईंट किससे बनती है, मिट्टी से बनती है सबसे पहले, और मिट्टी भी हमें कहाँ, जमीन में से ही मिलती है। जमीन से हम मिट्टी लेते हैं, ईंट बनाते हैं। जब ईंट कच्ची होती है तो बहुत ज्यादा भारी होती है क्योंकि उसके अंदर पानी होता है, लेकिन जब उसे भट्ठे में पका दिया जाता है, भट्टी में, तो पकने के बाद ईंट जो है वो फिर से हल्की हो जाती है ना, मतलब उतनी भारी नहीं होती क्योंकि उसके अंदर जितना पानी मौजूद था वो भाप बन के उड़ गया, जिसके कारण ईंट जो है वो पतली हो गई, सॉरी हल्की हो गई। तो ये बात समझ में आई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि आप ना ही मास को बना सकते हो ना ही मिटा सकते हो। दूसरा लॉ हमारा कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमारा क्या कहता है, इसमें हमारा लॉ में कहता है कि अगर कोई भी हम लोग कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कोई भी कंपाउंड बनाएंगे तो उसके अंदर जो मास होगा उसका रेशो क्या होगा, फिक्स होगा। इसके अंदर मास रेशो जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। कैसे, ध्यान से देखो, जैसे अगर हम लोग वाटर का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग वाटर का एग्जांपल लेते हैं, वाटर कितना 9 ग्राम ले लो, और हमें पता है, चलो ये 9 ग्राम हमने एग्जांपल के लिए लिया, ठीक है, हमें पता है कि H2O फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग देखोगे तो रेशो कितना निकलेगा, 1 2 2 यानी कि 2। अगर ये बात नहीं समझ में आती है तो ऐसे देखो, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, तो इसको कट करोगे तो 1:8 आ जाएगा, यानी कि ये हमेशा 1:8 की प्रेजेंट में मतलब 1:8 की फॉर्म में मौजूद होगा। तो अगर आप 9 ग्राम वाटर को तोड़ोगे तो मान लिया कि 1 ग्राम हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, और 8 ग्राम हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। बात क्लियर हुई, ठीक है। सेम अमोनिया के केस में भी इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे कहने का उनका मतलब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि यदि कोई भी कंपाउंड है तो उसके अंदर जो एलिमेंट का रेशो होगा, उसका मास का रेशो जो होगा वो हमेशा क्या होगा, डेफिनेट ही होगा। अगर वाटर 1:8 से मिलके बनेगा तो 1:8 से मिलके ही बनेगा, अगर आप अप डाउन करते हो तो उस केस में नहीं बनेगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आज की पहली क्लास का। आपका जो होमवर्क है, जो आपको याद करना है वो क्या, क्योंकि इस चैप्टर में अगर हमें वो चीज़ नहीं आएगी तो उसके बिना हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो आपको याद करना है एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 30 तक, यानी 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर विद सिंबल, उसके सिंबल भी याद होने चाहिए आप लोगों को, और साथ में उसका मास भी याद होना चाहिए। इसके मास की अगर हम लोग बात करें तो मोस्टली जो एलिमेंट है उनका मास जो है वो डबल हो जाता है। कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जिनका मास जो है थोड़ा बहुत डिफर करता है, वो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग समझ जाएंगे। तो आप लोग एक बार इतना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लेना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके की वीडियोस आप लोगों को कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी, प्रॉपर सिलेबस में आप लोगों का करवाऊंगा, और जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे उन डाउट्स को भी सॉल्व किया जाएगा। न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, और साथ में कनेक्टेड रहना हमेशा। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।